तो बच्चों आज हम करने वाले हैं विशेषण, लेकिन इससे पहले हमारी विशेषण की क्लास एक और आ चुकी है और आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रविशेषण और विशेषण प्रत्यय। ये होता क्या है पहले मैं ओरली समझा देता हूँ। प्रविशेषण मतलब कि एडवर्ब, जिसे इंग्लिश में एडवर्ब कहते हैं, हिंदी में प्रविशेषण कहते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताएं, ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं, मतलब कि एडवर्ब। समझना, वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण। देखो समझते हैं, वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण होते हैं। क्या होते हैं वो? विशेषण होते हैं। अब यहां पर बात हो रही ऐसे शब्दों की जो विशेषण की भी विशेषता बताए। समझ रहे हैं ना, वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताएं वो प्रविशेषण होते हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा एक प्रविशेषण जो कि बहुत छोटा सा है, और उसके बाद टॉपिक रहेगा कि विशेषण बनाने वाले प्रत्यय। मतलब कि कुछ ऐसे प्रत्यय होते हैं जो किसी अन्य शब्द से मतलब है संज्ञा शब्द के अंत में जोड़कर उस संज्ञा शब्द को विशेषण बना देते हैं। क्लियर है? और इसके बाद तीसरा टॉपिक रहेगा आज का विशेषण की तुलना अवस्था, जो कि हम इंग्लिश में भी पढ़ते हैं। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। इसी तरह से हिंदी में भी डिग्री होती हैं। हिंदी में विशेषण के 3 रूप होते हैं, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। तो इन सबको आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। स्वागत है आपका कॉम्पिटिशन एंड यू में। प्रतियोगिता और आप, चाहे फिर प्रतियोगिता कोई सी भी हो। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है वो प्रविशेषण से ही शुरू करते हैं। टॉपिक है प्रविशेषण। वैसे मैंने मूल रूप से आपको अभी भी परिभाषा बता दी है, लेकिन लिख देते हैं जिससे कि कंफर्म याद हो जाए। वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, विशेषण की विशेषता बताते हैं प्रविशेषण कहलाते हैं। प्रविशेषण कहलाते हैं। अब देखिए यहां समझने वाली बात यह होती है कि ऐसे भी कैसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता को बता रहे हैं। मतलब कि कैसे शब्द होंगे, अगर आपने कभी विशेषण शब्द का प्रयोग किया तो होगा, नॉर्मल सी बात है। मैंने कहा अमित समझदार लड़का है। मैंने कहा अमित समझदार लड़का है। अमित कैसा लड़का है? अमित समझदार लड़का है। लेकिन मैंने क्या करा, यहां पर ये रहे समझदार लड़का, तो समझदार क्या हुआ? एक विशेषण शब्द हुआ। अब मैंने इस शब्द से पहले एक और शब्द लगा दिया। मैंने लिख दिया कि अमित बहुत समझदार लड़का है। कैसा लड़का है? बहुत समझदार लड़का है। तो ये बहुत क्या हुआ? ये बहुत हुआ प्रविशेषण। क्यों? क्योंकि इसने किसके बारे में बातचीत करी? समझदार के बारे में। इसने समझदार को और ज्यादा बढ़ा दिया, है ना। तो ये शब्द जो हुआ, ये वाला शब्द, ये क्या कहलाया? प्रविशेषण कहलाया। तो आई होप सो अब आपको यहाँ पर बात समझ में आ गई होगी कि विशेषण और प्रविशेषण क्या होते हैं। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आता है और बच्चा फंस जाता है तो बता नहीं सकता। जैसे मैं कहूँ सीता सुंदर है। सीता सुंदर है, मैंने लिखा सीता सुंदर है। और मैंने लिखा सीता अत्यंत सुंदर है। अत्यंत सुंदर है। तो ये अत्यंत शब्द क्या हुआ बच्चों? प्रविशेषण हुआ। तो ये छोटा सा टॉपिक था प्रविशेषण का, जो आपने अभी देखा और आई होप सो इस माइंड में उतर गया होगा। अभी जो अगला टॉपिक है विशेषण का, विशेषण की पूरी क्लास फिनिश हो जाएगी, विशेषण का टॉपिक आज खत्म हो जाएगा। तो अगला है विशेषण प्रत्यय। कुछ विशेषण प्रत्यय होते हैं, अर्थात कुछ ऐसे प्रत्यय जो संज्ञा शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे किसकी? विशेषणार्थक प्रत्यय की, या विशेषण बनाने वाले प्रत्यय की। किसकी बात करेंगे? विशेषण विशेषण बनाने वाले प्रत्यय। अब आप लोगों को मालूम होगा ना कि प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी भी अन्य शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं। तो आइए एक बार इसकी परिभाषा कर लेते हैं कि ये जो विशेषण वाले प्रत्यय होते हैं क्या होते हैं। क्लियर है ना? इसकी जो परिभाषा है वो मूल रूप से क्या है उसकी बात कर लेते हैं। वे शब्द
वे शब्द जो किसी संज्ञा शब्द के अंत में आकर या अंत में जुड़कर उसे विशेषण बना देते हैं जुड़कर विशेषण बना देते हैं तो वे विशेषण प्रत्यय कहलाते हैं। ये टॉपिक भी छोटा सा है, तीनों टॉपिक आज के छोटे छोटे हैं। पहला टॉपिक प्रविशेषण कर लिया, अगला टॉपिक है विशेषण बनाने वाले प्रत्यय, और इससे अगला टॉपिक है विशेषण की तुलना अवस्था। और तीनों ही टॉपिक छोटे छोटे और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसलिए वीडियो आखिर तक जरूर देखा करें। कई बार बच्चे नहीं देखते हैं और अंततः असफलता ही हाथ लगती है। फिर से मैं कहना चाहूँगा, शोर मचा रहे हैं बच्चे कि भैया वैकेंसी नहीं आती। आई एग्री कम आ रही है, आई एग्री एग्जाम भी नहीं होते। और अभी कुछ दिनों पहले या कल या परसों की बात है, रेलवे ने भी अपनी वैकेंसियों को फ्रीज कर दिया, लेकिन उसके बाद कुछ छोटा सा आंदोलन हुआ और उस फैसले को अभी वापस सा ले लिया गया है। अर्थात जो वैकेंसी थी, जो ग्रुप डी की और एनटीपीसी की वैकेंसी थी, उनका पेपर होगा। हाँ, डेट अभी निर्धारित नहीं है, परंतु मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने इस बात का रिप्लाई किया है और बताया है कि एग्जाम होगा, क्लियर है। पर आने वाले समय में वैकेंसी थोड़ी कम रहेंगी। फिलहाल जो है वो पूरी होंगी, लेकिन आने वाले समय में कम आएंगी। तो कुछ बातें आप अपने दिमाग में डाल कर रखें, वैकेंसी कम आने वाली है। अब मुद्दा यह है कि जो है उनमें तो नंबर ले आओ, या फिर आपको कई करोड़ वैकेंसी चाहिए तब एक नंबर लाओगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो जो है उसमें नंबर ले आओ। अभी कौन सी है आपके हाथ में? प्योर है IBPS। अब इसका सिलेबस बिल्कुल IBPS RRB की बात कर रहा हूँ मैं। इसका सिलेबस बिल्कुल ऐसा है जैसे यूपी लेवल का, बस एक सब्जेक्ट अलग है, वो है कंप्यूटर। तो आप कम से कम यहाँ अपना भविष्य को आजमाने की कोशिश करें, अपना किस्मत को आजमाने की कोशिश करें। और आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो ले आएंगे, वरना आपके लिए बहाना फिर से तैयार होगा सरकार को थोपने के लिए, समाज को थोपने के लिए, है ना। और जो बहाने वाले नहीं होंगे वो इसमें नंबर ले आएंगे, वरना बहानों वालों के लिए कुछ नहीं है। उनकी आंखों के आगे से बहुत सारी नौकरी निकल गई होंगी, उनकी आंखों से बहुत सारी आके नौकरी निकल जाएंगी, और वो एक ही बहाने पर रह जाएंगे, सरकार ने क्या करा, सरकार ने क्या करा, सरकार ने क्या करा। बीजेपी सरकार है ना, तो ये आपके हाथ में आके नौकरी का जो लेटर देगी, ले भैया नौकरी कर ले। और ना ही कांग्रेस आ गई तो वो भी आपको ज्वाइनिंग लेटर देगी। लोगों ने इतना उपद्रव मचा रखा, जैसे कांग्रेस के समय में बेचारे कलेक्टर के पद पर थे और बीजेपी आ गई तो हट गए, और बीजेपी वाले इतने खुश हो रहे हैं जैसे उन्हें कलेक्टर का पद दे दिया हो बीजेपी ने। नहीं भैया, बीजेपी तो बहुत अच्छी है ना। लगा किसी के हाथ कुछ नहीं है, सब ऐसे ही घूम रहे हैं। कामयाब वो हुआ है जो पढ़ा है, कामयाब वो हुआ है जिसने मेहनत करी, उसे फर्क ही नहीं पड़ा किसकी सरकार है। सच तो ये है, बाकी तो पढ़ लेते हैं, चलिए, वरना क्लास दिन बाद लंबी हो जाएगी। तो ये क्या होते हैं? वे शब्द होते हैं। अब आइए इनमें बात कर लेते हैं। क्या होगा? इसमें कुछ प्रत्यय होंगे जो जुड़ेंगे, और ये जुड़ेंगे किसमें बच्चों? किसी एक संज्ञा शब्द में जुड़ेंगे, और जुड़ने के बाद वो संज्ञा शब्द क्या बन जाएगा? विशेषण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? विशेषण बन जाएगा। अब जुड़ेंगे कैसे, ये देखने वाली बात है। एक प्रत्यय है हमारे पास इला। क्या है? इला। अब एक शब्द है संज्ञा शब्द जिसमें लिखा है चमक। चमक क्या है? एक संज्ञा शब्द है। अब इस चमक में इला जोड़ दो, चमक में इला प्रत्यय को जोड़ो तो क्या बन जाएगा? चमकीला। क्या बन गया? चमकीला। तो चमकीला कैसा शब्द है बच्चों? विशेषण। बात समझ में आई ना? किस प्रकार से काम करा इसने? हमने क्या करा, इला प्रत्यय को चमक संज्ञा में जोड़ा तो एक शब्द बना चमकीला। और ये चमकीला शब्द क्या होता है बच्चों? ये चमकीला शब्द होता है आपका विशेषण। जी हाँ। अब एक शब्द मैंने लिया ई, और यहां पर लिखा एक संज्ञा शब्द धन। अब बताओ ये क्या बना? धनी। तो धनी कैसा शब्द है? धनी एक विशेषण शब्द है। अब आप देख रहे हैं ई क्या है? एक प्रत्यय है। कैसा प्रत्यय है? ये विशेषण बनाने वाला एक प्रत्यय है। मैंने लिखा है एक शब्द वान, शब्द क्या, सॉरी, प्रत्यय। यहां पर लिखा दया। दया एक फीलिंग है, मतलब संज्ञा शब्द है, भाववाचक में आएगा। तो मैंने क्या हो गया? दयावान। अब ये क्या बन गया? दयावान। दयावान एक विशेषण बन गया। दयावान होना एक विशेषता है कि राजा हरिश्चंद्र बहुत दयावान थे, ऐसा बोला, तो दयावान क्या हो? एक विशेषता हो गई। देख रहे हैं ना किस प्रकार से संज्ञा शब्द बन जाएगा आपका एक
विशेषण शब्द, वो भी बहुत ही आराम से। आपके पास एक शब्द है ईय, मैंने लिखा एक शब्द ईय मतलब कि एक प्रत्यय, और यहाँ लिखा भारत। अब आपको समझ में आ गया होगा क्या शब्द लिखने वाले हैं सर। यहाँ पर लिख दिया हमने भारतीय। क्या लिख दिया? भारतीय। तो अभी बात समझ में आ रही होगी ना कि किस प्रकार से एक प्रत्यय को किसी संज्ञा शब्द में जोड़ देने पर वह एक विशेषण बन जाती है। तो ये कुछ थोड़ी सी हमारे पास संज्ञा है। मानो एक शब्द लिखा मान, और एक शब्द है संज्ञा शब्द बुद्धि। क्या है? बुद्धि। अब आप बताइएगा यहाँ पर क्या आएगा? विशेषण शब्द क्या आएगा? बुद्धिमान। तो कितने आराम से आप ये देख पा रहे होंगे कि प्रत्यय को संज्ञा में जोड़ने पर विशेषण बन जाता है। और ये प्रत्यय बहुत ज्यादा नहीं है, ये गिनती के ही प्रत्यय हैं, ठीक है ना। एक है एक को अर्थ में जोड़ दो तो आर्थिक बनेगा, है ना। तो ये इस प्रकार से है आपका विशेषण बनाने वाले प्रत्यय। तो ये था आपका आज का दूसरा टॉपिक। चलते हैं अभी तीसरे टॉपिक की तरफ, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और आखिरी टॉपिक भी है, जिसके बाद आपका विशेषण टॉपिक जो है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और अगला टॉपिक होगा हमारा क्रिया, जो कि थोड़ा लंबा और मजेदार टॉपिक है। क्लियर है बच्चों? तो चलिए चलते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ। तीसरा टॉपिक है विशेषण की तुलना अवस्था। क्या है? विशेषण की तुलना अवस्था। क्या है? विशेषण की तुलना अवस्था। अब यहां पर एक चीज कीजिए, तुलना कब होती है? तुलना होती है जब दो वस्तु हों, दो लोग हों, तब होगी तुलना। क्या अकेले आदमी की तुलना आप कर सकते हैं? क्या अकेले आदमी के लिए कोई भी तुलना शब्द बन सकता है? जब भी हम तुलना करेंगे तो दो वस्तुओं के बीच करेंगे या दो व्यक्तियों के बीच करेंगे। कभी भी अकेले आदमी की तो तुलना आप कर ही नहीं सकते। तुलना करोगे तो किससे करोगे, है ना। तो कई बार जब दो या दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाती है तो उसे तुलना अवस्था कहते हैं। तुलना अवस्था कहते हैं। समझेंगे। मैंने एक सेंटेंस लिखा, रमेश समझदार लड़का है, या फिर मैंने लिखा, चलिए, मनीष अच्छा लड़का है। मैंने लिखा मनीष अच्छा लड़का है। क्लियर है? तो बताइए यहाँ पर ये अच्छा शब्द जो है ये एक विशेषण है। इसे बहुत ही अच्छे समझेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और अभी कल ही के टेस्ट जो प्रैक्टिस सेट हम कराते हैं उसमें है, और प्रैक्टिस सेट देखा करें, ठीक है। तो मनीष अच्छा लड़का है, तो अच्छा क्या है? विशेषण है। पर यहाँ किसी की तुलना हो रही है क्या? क्या मनीष की हम किसी से तुलना कर रहे हैं? नहीं ना, सिंपल है। तो ये है। लेकिन जब हम तुलना करेंगे तो मैं क्या लिखूंगा? मनीष राहुल से अच्छा लड़का है। अच्छा लड़का है। अब देखो यहां साफ साफ नजर आ रहा है कि तुलना हो गई किसकी? मनीष की और राहुल की। ठीक है या नहीं? अब इसी तरह से जब तुलना करेंगे तो तुलना करने के लिए कुछ विशेष शब्द बन जाते हैं, कुछ विशेष कंडीशन बन जाती हैं। उन्हीं कंडीशनों के बारे में अब हम क्या करेंगे? बातचीत करेंगे। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि कैसे क्या क्या अवस्था है विशेषण की तुलना में। तो तुलना करने के लिए विशेषण की 3 अवस्था हैं। कितनी अवस्था है? 3। सबसे पहली अवस्था होती है मूल अवस्था। कौन सी होती है? मूल अवस्था। नंबर दूसरी होती है उत्तर अवस्था। क्या है? उत्तर अवस्था। और नंबर 3 होती है उत्तम अवस्था। क्या होती है बच्चों? उत्तम अवस्था। आइए इन तीनों अवस्थाओं के बारे में अगर हम बातचीत कर लेते हैं तो बहुत ही सही और शानदार रहेगा, जिससे कि आप लोग सीख जाएंगे। तो जब किसी एक ही व्यक्ति की, समझेंगे, जब किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष की
बात की जाती है, बात की जाती है तो उस समय मूल अवस्था, तो उस समय मूल अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है उस समय? मूल अवस्था होती है। जैसे मैंने अभी वाक्य लिखा था एक छोटा सा, मैं लिख देता हूं, मैं बड़ा होकर वीर सिपाही बनूंगा। मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैं बड़ा होकर वीर सिपाही बनूंगा, वीर सिपाही बनूंगा। तो ये कैसा है? यहां पर जो बात हो रही है वीर की, वीर एक शब्द है, कैसा? विशेषण। लेकिन ये विशेषण की कौन सी अवस्था है? सर जी ये विशेषण की मूल अवस्था है। क्यों? क्योंकि यहां पर मेरी अवस्था को किसी से कंपेयर नहीं किया जा रहा, किसी से तुलना नहीं किया जा रहा। क्लियर है या नहीं? अब दूसरी होती है हमारे पास उत्तर अवस्था। समझेंगे दूसरी क्या है हमारे पास? उत्तर अवस्था। दूसरी है उत्तर अवस्था। अब आइए उत्तर अवस्था को देख लेते हैं, क्या है इसकी परिभाषा। जब दो व्यक्तियों के बीच, दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है, तुलना की जाती है, तो वह उत्तर अवस्था, होती है। क्या होती है बच्चों? उत्तर अवस्था होती है। क्लियर है? जैसे कि मान लेते हैं इसमें मैं एक सेंटेंस लिखूं, मैं तुमसे ज्यादा दयालु हूं। मैंने लिखा मैं तुमसे ज्यादा दयालु हूं। अब देखो यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि कंपेयर किया गया है, तुलना की गई है किसमें? मुझ में और तुम में। मैं तुमसे ज्यादा दयालु हूं, मैंने लिखा मैं तुमसे ज्यादा दयालु हूं, तो यहां पर तुलना हो गई। तो यहां पर दयालु, ज्यादा दयालु, क्या आया है? ज्यादा दयालु। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा शब्द आएगा, देखो दयालु, ज्यादा दयालु। मैं कहा कि मैं बड़ा होकर वीर सिपाही बनूंगा, लेकिन इसके स्थान पर अगर मैं बोलूं कि मैं बड़ा होकर तुमसे ज्यादा वीर सिपाही बनूंगा, तुमसे ज्यादा, तो मैं ज्यादा शब्द लगाता, तो ऐसे में ये क्या हो जाता? फिर मूल अवस्था से उत्तर अवस्था में पहुंच जाता। पर एक चीज याद रखेंगे, जब भी आप कंपेयर करेंगे तो एक ही जैसे गुणों का कंपेयर होता है, एक ही जैसे चीजों का कंपेयर होता है। मतलब कि अगर आप मेरी अच्छाइयों की तुलना किसी और व्यक्ति की अच्छाइयों से करेंगे तो ही सही तुलना है। मेरी अच्छाइयों की तुलना अगर आप किसी नॉन लिविंग थिंग से करेंगे, मानो मैं मनुष्य, और आप मेरी अच्छाइयों की तुलना किसी कंप्यूटर से करने लगे, तो ये क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो तुलना भी समान होनी चाहिए। क्लियर है या नहीं? जैसे कि बॉक्सिंग का गेम होता है ना, तो बॉक्सिंग के गेम में एक बड़ा रूल है कि आप जो फाइट करेंगे वो वेट के हिसाब से करेंगे। मतलब 5 किलो के अंदर में वेट इंटरचेंज हो सकता है, जैसे कि 50 से 55, मतलब कि 50 किलो और 55 किलो के बीच का आदमी आपस में लड़ेगा। अब इससे ऊपर हो जाएगा, 55 से ऊपर हो गया तो वो 60 किलो वाले के आसपास के वेट से लड़ेगा, है ना, क्योंकि वेट मैटर करता है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे जब आप कंपेयर करेंगे तो एक जैसी चीज़ों के बीच में कंपेयर करें तो ही सही वाक्य होता है। तो ये बात समझ में आई होगी, मैं तुमसे ज़्यादा दयालु हूँ, ये क्या हुआ? उत्तर अवस्था हुआ। अभी चलते हैं उत्तम अवस्था की ओर। उत्तम अवस्था क्या कहती है आपसे? ठीक है ना? तो जब दो लोगों की बात हो रही होगी तो कौन सी अवस्था होगी हमारे पास? उत्तर अवस्था। अब बात करेंगे उत्तम अवस्था की। उत्तम अवस्था क्या बताती है आपको? देखते हैं नंबर 3 पर है उत्तम अवस्था। देखते हैं क्या कहती है उत्तम अवस्था। जब 2 से अधिक, मूल अवस्था में एक व्यक्ति, उत्तर अवस्था में 2 और उत्तम में 3, मतलब कि 2 से ज्यादा। जब 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है, तब उत्तम अवस्था होती है। तो ये बात सही है, तब वो क्या होगी? उत्तम अवस्था होगी जब अधिक से होगी। जैसे इन सब में आप सबसे ज्यादा सुंदर हो। हम किसी की तारीफ करते हैं, पार्टी में चले गए, वहां हमें कोई सुंदर लगा, चलो लगी, ठीक है, तो हम तारीफ करते हुए क्या कहेंगे? समझेंगे
कि आप इन सब में सबसे ज्यादा सुंदर हैं। आप इन सभी में सबसे ज्यादा सुंदर हैं। तो इन सभी में मतलब कि 2 से अधिक लोग हैं, पार्टी है, और आप इन सब में सबसे ज्यादा सुंदर हैं। तो ऐसे में सबसे ज्यादा सुंदर है, ये क्या हुआ? ये उत्तम अवस्था हुई। क्यों? कंपेयर 2 से अधिक लोगों में हो रहा है, 3 में, 4 में, 10 में, 100 में, इस तरह से हो रहा है। ठीक है, जैसे हम कहें सभी महासागरों में प्रशांत महासागर विशालतम है। मैंने लिखा सभी महासागरों में प्रशांत महासागर विशालतम है। कैसा है? विशालतम है। तो विशालतम कैसा शब्द है? ये उत्तम अवस्था का शब्द है। अब हमने तीनों अवस्था तो सीख ली, अब ये समझना है कि इन तीनों अवस्था के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब मैं इनके शब्दों का प्रयोग बता देता हूं, जिसके बाद ये क्लास फिनिश हो जाएगी और आप हो जाएंगे महारथी विशेषण के। फिर आपको विशेषण में कोई पीछे नहीं छोड़ सकता अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो। आइए अब इन तीनों अवस्थाओं के शब्दावली को समझ लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम के लिए। आई होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आती होंगी और आप प्रॉपर तरीके से क्लासों को देखते होंगे। जब भी क्लास देखें तो नोट्स जरूर बनाएं। कई बार बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ देख लिया और सोचा कि हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। जब तक आप उन्हें लिखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, नोट्स अच्छे से नहीं बनाएंगे, प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। आप में से कई बार ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने ये चीज़ें कई बार पढ़ी होगी पर प्रैक्टिस नहीं करी। इसीलिए मैं कहता हूँ प्लेलिस्ट में जाएं, उसमें 30 प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं हिंदी के, उन्हें करें, तब आपको पता चलेगा कि क्या होता है दाल आटे का भाव। सही है ना? तो एक अवस्था है मूल अवस्था, एक अवस्था है उत्तर अवस्था, एक अवस्था है उत्तम अवस्था। क्लियर है? अब हम तीनों अवस्थाओं के डेफिनेशंस को जान चुके हैं। अब मैंने एक शब्द बोला विशाल, मैंने लिखा विशाल, मैंने लिखा विशालतर, फिर मैंने लिखा विशालतम। अब बात समझ में आ रही है? बड़ा, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा, बात समझ में आई? अब जब आप कंपेयर करेंगे 2 लोगों में तो आप क्या बोलेंगे? विशालतर। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में प्रशांत महासागर विशालतर है, प्रशांत महासागर क्या है? विशालतर है। बात समझ में आ रही है? लेकिन हम सभी महासागर, सातों के सातों महासागरों से कंपेयर करेंगे तो हमने सेंटेंस लिखा था कि सभी महासागरों में प्रशांत महासागर विशालतम है। जब 2 में बात कर रहे हैं तो विशालतर, और जब सभी में बात कर रहे हैं तो विशालतम, मतलब सबसे बड़ा है। आई होप सो बात समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार से इनके शब्दों का भी प्रयोग होता है। इसमें इंपोर्टेंट जो शब्द हैं जो अक्सर एग्जाम में दिख जाते हैं उनकी बात कर लेते हैं। जैसे कि एक शब्द है महान, हमने लिखा महान, तो इसका क्या होगा? महांतर। और उत्तम अवस्था क्या होगी? महानतम। आई होप सो इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, सीधे सीधे हैं। ठीक है ना? एक है लघु, अब तो आप भी बना लेंगे लघु। क्या बनेगा जल्दी कमेंट में बताएंगे। तो लघुत्तर और लघुत्तम। लघुत्तम ऐसी नहीं है क्या? लघु, लघुत्तर, लघुत्तम। एक है उच्च मतलब ऊंचा, एक है उच्चर मतलब कि 2 में ऊंचा, मतलब 2 में एक ऊंचा, एक है उच्चतम मतलब सबसे ऊंचा। उच्चतम मतलब इस वाले शब्द का प्रयोग 2 लोगों के लिए होगा या 2 वस्तुओं के लिए होगा। इसका प्रयोग अकेले के लिए होगा और इसका प्रयोग 2 से अधिक के लिए होगा। बात समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छे से। एक शब्द और है, मैंने लिखा प्रिय, इसका क्या होगा? प्रियतर। और फिर क्या होगा? प्रियतम। क्या होगा? प्रियतम। आई होप सो भी क्लियर होगा, है ना? तो ये क्या है? मूल अवस्था, उत्तम अवस्था, सॉरी उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। क्लियर है ना? बहुत ही अच्छे से समझेंगे। एक लिखा कठोर, ठीक है ना? अब यहां पर देखेंगे लिखा है कठोर, इसका होगा अगला अधिक कठोर। अधिक कठोर। अगला क्या बनेगा? सबसे अधिक कठोर। सबसे अधिक कठोर। सर इसे ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी अवस्था बन नहीं पाती, तो बन नहीं पाती तो उसमें क्या करेंगे?
आप इस प्रकार से अधिक और सबसे अधिक शब्दों का प्रयोग करेंगे। जब दो की बात हो रही है तो सब अधिक, जब सब बहुत सारों में बात हो रही है दो से अधिक में तो सबसे अधिक जैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। जैसे कि चतुर, चतुर, अधिक चतुर और सबसे अधिक चतुर, है ना। बात समझ में आ रही है ना। तो इस प्रकार से भी शब्दों का प्रयोग होगा। सुंदर, सुंदरतर और सुंदरतम, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होगा। तो ये थे कुछ आज आपका विशेषण का टॉपिक जो आज खत्म होता है। आई होप सो आपको तीनों चीजें, आज के जो 3 छोटे छोटे टॉपिक थे विशेषण में, तीनों ही समझ में आ गए होंगे। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अगर अच्छा लग रहा है सब कुछ। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।